हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारा फतेह एमपीपीएससी 2023 का फ्री बैच चल रहा था, उसमें हमने प्राचीन मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए। और अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास की ये दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में मुगल काल और मध्य प्रदेश में तोमर वंश। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारी क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिलें। और अब आपको प्री की जो है, हम इसमें पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं 2023 का। किसके अंतर्गत? फतेह एमपीपीएससी 2023 के अंतर्गत, जिसकी आपको डेली 2 क्लास मिल रही हैं। अब हम सीखते हैं मध्य प्रदेश में मुगल काल। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मध्य प्रदेश में मुगल काल। तो मध्य प्रदेश में मुगल काल से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं हम सारे कवर करेंगे, लेकिन किसके? मुगल काल की हमें भारत से रिलेटेड नहीं करना है, क्योंकि जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे तब हम भारत के प्रोस्पेक्टिव व्यू से देख लेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितने फैक्ट हैं हम उनको देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में मुगल काल। मध्य प्रदेश में मुगल काल की शुरुआत कब से होती है या किस शासक के समय पे होती है? हम प्रमुख शासक अगर देखें, क्या हम प्रमुख शासक अगर देखें, प्रमुख शासक, तो मध्य प्रदेश में मुगल काल की शुरुआत होती है बाबर के टाइम से। कब से? बाबर के समय से। बाबर के समय से कब से? 1526 से 1530 का, 1526 से 1530। हम बात करते हैं बाबर के खानवा युद्ध की। किसकी? खानवा युद्ध। तो जो खानवा युद्ध हुआ था, तो हम सबसे पहले देखेंगे खानवा युद्ध कब होता है। तो आपको याद रखना है 1527 में होता है। किसके मध्य होता है? तो आपको याद रखना है बाबर व राणा सांगा के मध्य होता है। बाबर व राणा सांगा के मध्य होता है। अब जो आपके राणा सांगा है, राणा सांगा का साथ जो खानवा का युद्ध है उसमें किसने दिया था? मेदिनी राय ने दिया था। किसने? मेदिनी राय ने दिया था। जो मेदिनी राय थे ये कहाँ के राजा थे, कहाँ से के शासक थे? तो आपको याद रखना है चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, जिन्होंने राणा सांगा का खानवा युद्ध में साथ दिया था। इसी से क्रोधित होकर जो आपके बाबर थे, बाबर ने मेदिनी राय पर 1528 में चढ़ाई कर दी, यानी इन पर आक्रमण कर दिया, जिसको नाम दिया गया चंदेरी का युद्ध। क्या? चंदेरी का युद्ध नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? चंदेरी का युद्ध नाम दिया गया। और इसमें जो चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से कौन युद्ध करता है? तो बाबर की तरफ से युद्ध करता है शेर शाह सूरी। कौन करता है? शेर शाह सूरी युद्ध करता है चंदेरी के युद्ध में। और साथ ही साथ इस युद्ध के बाद जो मेदिनी राय होता है, मेदिनी राय क्या होता है? ये हार जाता है। क्या होता है? इस युद्ध में मेदिनी राय हार जाता है। ठीक है। और जो बाबर होता है, बाबर इस युद्ध में जितनी भी मृत्यु होती है, जितने भी लाशों के ढेर होते हैं, तो बाबर आदेश दे देता है। क्या आदेश देता है? कि लाशों की मीनार बना दी जाए। लाशों की मीनार बनाने का आदेश दे दिया जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए बाबर ने किस युद्ध के बाद लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया था, आपको याद रखना है चंदेरी का युद्ध जब हुआ था उसके बाद। ठीक है। अब जो बाबर था, बाबर ने जो ग्वालियर का किला था, क्या? ग्वालियर का किला था। ग्वालियर का किला को जो ग्वालियर का किला था उसकी तुलना किससे की थी? तो आपको याद रखना है उसकी तुलना मोतीमाला से की थी। किससे? मोतीमाला से उसकी तुलना की थी। अब हम इसके बाद देख लेते हैं हुमायूं के बारे में। जो मुगल काल रहे, मुगल शासक रहे। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो थे वो बाबर के उत्तराधिकारी हुए। किसके? बाबर के उत्तराधिकारी हुए। इनका शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल था 1530 से 1540। 1530 से 1540 इनका शासनकाल रहा। अब इनके टाइम पे जो ग्वालियर था, क्या?
ग्वालियर। ग्वालियर में उस टाइम पे किसका शासन था? तो ग्वालियर में उस टाइम तोमर राजा का शासन था। किसका? तोमर वंश का शासन था। और तोमर वंश के शासन के टाइम क्या होता है, ये जो पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध, कौन सा? प्रथम युद्ध। कौन सा? प्रथम युद्ध के बाद जो बेमिसाल कोहिनूर रहता है, क्या? बेमिसाल जो कोहिनूर है, कोहिनूर, इसको हुमायूं को सौंप देता है। कौन सौंप देता है? देखो, कहने का मतलब ये है, जो पानीपत का पहला युद्ध होता है उसके बाद जो ग्वालियर के तोमर वंश के राजा थे, वो जो बेमिसाल कोहिनूर यानी जो कोहिनूर था उसको हुमायूं को सौंप देता है। कौन? तोमर वंशीय राजा, ठीक है, वो हुमायूं को सौंप देता है। अब हम थोड़ा सा देख लें पानीपत के युद्ध के बारे में। तो पानीपत का युद्ध कब होता है? आपको याद रखना है, पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच होता है पानीपत का युद्ध? तो आपको याद रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जो आपका पानीपत का युद्ध है। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो हुमायूं से रिलेटेड युद्ध हुआ, हुमायूं से रिलेटेड जो युद्ध हुआ उसका नाम क्या था? चौसा का युद्ध। क्या नाम था? आपको याद रखना है, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। तो जो चौसा का युद्ध है ये किसके बीच में हुआ? तो चौसा का युद्ध जो हुआ ये हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। शेर शाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच आपका चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो ये चौसा का युद्ध होता है 26 जून 1539 को। कब? 26 जून 1539 को। ऐसा माना जाता है इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो शेर शाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं युद्ध छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। इसको जो चौसा का युद्ध है इसको बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और जो हुमायूं है, हुमायूं का साथ कौन देता है मध्य प्रदेश से? तो हुमायूं का साथ जो बघेल शासक थे, बघेल शासक कौन? वीर भानु। वीर भानु जो बघेल शासक थे वो हुमायूं का इस युद्ध में साथ देते हैं, जिसकी मदद से जो हुमायूं होता है, हुमायूं क्या करता है, इसको बघेल शासक वीर भानु को कर मुक्त कर देता है। यानी जो मुगल शासक होते हैं वो वीर भानु जो बघेल शासक रहे उनको कर मुक्त कर देते हैं, आपको याद रखना है। अब हुमायूं ने ही कौन सा युद्ध किया? मंदसौर का युद्ध। एक और आपको याद रखना है, मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध किसके बीच में होता है? तो मंदसौर का युद्ध होता है आपका हुमायूं, कौन? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में। बहादुर शाह के बीच में होता है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। बहादुर शाह के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आप जाकर देख लेना। तो जो मंदसौर का युद्ध होता है वो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं जीत जाता है और बहादुर शाह क्या होता है? युद्ध छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, आप जाकर देख लीजिए। अब हम आज की क्लास में और क्या पढ़ने वाले हैं? शेर शाह सूरी के बारे में। किसके बारे में? शेर शाह सूरी के बारे में। तो जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी, इसने क्या किया था? 1543 ईस्वी में। कब? 1543 में रायसेन का जो किला था उस पर आक्रमण किया था। रायसेन किला पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1543 में किया था, आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इसने जो पूरणमल थे, कौन? पूरणमल के साथ विश्वासघात किया था। जो रायसेन के राजा थे पूरणमल, उनके साथ विश्वासघात किया और
उनकी हत्या कर दी, विश्वासघात करके क्या कर दी, हत्या कर दी। फिर जो शेरशाह है इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1545 में। 1545 में कब हो जाती है, जब एक कालिंजर अभियान करता है। ऐसा कहा जाता है कालिंजर अभियान करते टाइम जो ये अग्नि अस्त्र चला रहा था, अग्नि अस्त्र जो चला रहा था, किस नाम का जो अग्नि अस्त्र था, उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते टाइम इसकी मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु हुई, जब मृत्यु हुई इसकी, तो जो रीवा रियासत थी, रीवा पर किसका शासन था, क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रखना है जलाल खां, जलाल खां के अधीन था उस टाइम रीवा, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, ठीक है। अब अगर हम देखें और इनने क्या किया, जो शेरशाह सूरी थे इसने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर सड़क निर्माण करवाया। आगरा से बुरहानपुर के बीच सड़क निर्माण कौन करवाता है, शेरशाह सूरी करवाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट शासक हुए, वो नेक्स्ट शासक कौन हुए, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो हुए हमारे अकबर। अकबर अकबर के टाइम को मुग़ल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अकबर के बारे में अगर अब हम पढ़ते हैं अकबर के बारे में, तो जो अकबर थे इन्होंने शासन 1556 से 1605 ईस्वी तक किया। कब, 1556 से 1605। इन्होंने 1561 में, कब, 1561 में जो अकबर थे, अकबर ने क्या किया, जो मुग़ल सेनापति था, मुग़ल सेनापति कौन, आदम खां, मुग़ल सेनापति कौन था, आदम खां। आदम खां को ये क्या करता है, मालवा के शासक, उस टाइम पे कौन थे मालवा के शासक, तो आपको याद रखना है बाज बहादुर। कौन थे, बाज बहादुर थे, उन पर आक्रमण करने का आदेश दे देता है। इनके बारे में भी हम कल की क्लास में पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं, कैसा युद्ध हुआ, कौन था, क्या क्या अफेक्ट रहे, हमने सारे पढ़े थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस युद्ध को, जो ये युद्ध होता है, इस युद्ध को नाम क्या दिया, सारंगपुर का युद्ध। क्या, सारंगपुर का युद्ध, क्या नाम दिया, सारंगपुर का युद्ध, जिसमें बाज बहादुर क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। इसके बाद अकबर इनकी कब्र पर, या इनकी जो रानी रही रूपमती, उनकी कब्र पर क्या नाम लिखवाते हैं, क्या, सब कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1564 के बारे में। अकबर ने 1564 में गोंडवाना अभियान किया। कौन, जो गौंड थे, गौंड शासक थे, गोंडवाना अभियान किया। उस टाइम पे जो गौंड शासिका थी वो किसकी, वो कौन थी, वो थी रानी दुर्गावती का शासन था। गौंड शासक कौन थी, शासिका रानी दुर्गावती उस टाइम पर थी, ठीक है। किस टाइम पे, जब गोंडवाना अभियान करता है अकबर। इसमें अकबर अपने कौन से सेनापति को भेजता है, तो इसमें अकबर अपने सेनापति आशफ खां को भेजता है। किसको, आशफ खां को भेजता है, आपको याद रखना है किसको भेजता है, आशफ खां को भेजता है, जिसमें रानी दुर्गावती पराजित हो जाती हैं और वीर गति को प्राप्त होती हैं। ये क्या करती हैं, अपनी ही कटार से अपनी बलि दे देती हैं ये, ठीक है। रानी दुर्गावती बहुत वीरता से आशफ खां का सामना करती हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने सोच लिया था कि अब हम मुग़लों के हाथ तो आएंगे नहीं, तो ये क्या करती हैं, ये खुद से अपनी कृपाण निकाल कर अपनी को मार देती हैं, ठीक है। तो ये वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं रानी दुर्गावती। तो जो रानी दुर्गावती और आशफ खां के मध्य युद्ध हुआ, वो कौन सा, गोंडवाना अभियान, ये किसका सेनापति था, तो आपको याद रखना है ये अकबर का सेनापति था। किसका, अकबर का सेनापति था, ठीक है। किसका सेनापति था, अकबर का सेनापति था, आपको याद रखना है। अब इसके बाद
जो अकबर है, अकबर अपना अंतिम अभियान किस वर्ष करता है, अपना अंतिम अभियान की। और एक बात और, जो गोंडवाना अभियान है, गोंडवाना अभियान की हमें जानकारी किससे मिलती है, तो गोंडवाना अभियान की हमें जानकारी मिलती है आईने अकबरी से। आईने अकबरी से हमें गोंडवाना अभियान की जानकारी मिलती है, आपको याद रखना है। अब हम इसके आगे अदर फैक्ट देखें तो जो अकबर है, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा होता है, अकबर का अंतिम अभियान, तो अकबर का अंतिम अभियान होता है 1601 ईस्वी में। कहाँ, असीरगढ़ का, असीरगढ़ का अभियान, ठीक है। असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम अभियान होता है, आपको याद रखना है। और उस टाइम पे जो असीरगढ़ का शासक था वो कौन था, तो उस टाइम पे मीर बहादुर, कौन, मीर बहादुर आपके जो असीरगढ़ है, असीरगढ़ का शासक था, ठीक है। अब इसके बाद जो अकबर थे, अकबर के दरबार में दो प्रसिद्ध संगीतकार थे, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है। तानसेन किसके दरबारी थे, संगीतकार थे, अकबर के थे। बैजू बावरा भी इन्हीं के थे, ठीक है, आपको याद रखना है, बैजू बावरा भी इन्हीं के थे। इसके अतिरिक्त इनके नवरत्न में शामिल थे आपके बीरबल। बीरबल, बीरबल का जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले में होता है। कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में होता है। और सीधी जिले में भी कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है घोघरा गांव, घोघरा गांव है एक सीधी में, वहाँ पर बीरबल का जन्म होता है, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद जो दूसरे 9 रत्न थे बीरबल के अतिरिक्त जो दूसरे 9 रत्न थे वो उनका नाम क्या था, उनका नाम था मुल्ला दो प्याजा। क्या, मुल्ला दो प्याजा। इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ है, तो आपको याद रखना है हरदा में है। और हरदा में कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है हंडिया। हाँ से हरदा, हाँ से हंडिया, मुल्ला दो प्याजा की कब्र है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो थे ये आपके किसके उत्तराधिकारी हुए, ये आपके अकबर के उत्तराधिकारी हुए। हाँ, एक बात और जो मैं डेली बोलती हूँ, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, पीडीएफ के पीछे मत भागिए, अपने नोट्स बनाइए अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, चाहे वो पीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। अब हम पढ़ें जहांगीर के बारे में। तो जो जहांगीर थे, जहांगीर अकबर के उत्तराधिकारी हुए, अकबर के पुत्र थे। इनको सलीम भी कहा जाता था। इनका शासनकाल था 1605 से, आपको याद रखना है 1605 से 1627, 1605 से 1627, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्हें जो रामसाय थे, कहीं कहीं पर इनका नाम रामचंद्र भी मिल जाता है, रामसाय या रामचंद्र थे जो आपके, ठीक है, कहाँ के, चंदेरी के शासक थे। कौन, चंदेरी के शासक थे। और बानर कहने का मतलब ये है, जहांगीर ने रामसाय या रामचंद्र को चंदेरी का शासन और बानर की जो रियासतें थी वो सौंप दी थी, ठीक है। जहांगीर के टाइम पर आते आते जो रामचंद्र या रामसाय जी थे, इन्होंने चंदेरी और बानर से रियासत सौंप दी। और जो आपकी ओरछा रियासत थी, ओरछा रियासत को ये क्या करते हैं, वीर सिंह बुंदेला जी को सौंप देते हैं। अब जो वीर सिंह बुंदेला जी होते हैं, ये जहांगीर महल का निर्माण करवाते हैं। जहांगीर महल का निर्माण करवाते हैं कहाँ पर, आपके ओरछा में करवाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जहांगीर महल का निर्माण करवाते हैं ओरछा में। अब जो वीर सिंह बुंदेला हैं, ये जहांगीर के कहने पर, किसके, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर देते हैं। अबुल फजल की हत्या कर देते हैं, किसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर ये अबुल फजल की हत्या कर देते हैं, आपको याद रखना है। अब जो जहांगीर थे, जहांगीर के शासनकाल में 1615 में टॉमस रो आते हैं, जो राजदूत हैं टॉमस रो, ये आते हैं, कहाँ के दौरे पर आते हैं, तो आपको याद रखना है ये कहाँ के दौरे पे, ये अजमेर से मांडू आते हैं। कहाँ से, अजमेर से मांडू। देखो
जहांगीर के शासनकाल में राजदूत टॉमस रो आया। ठीक है, कौन आया? राजदूत टॉमस रो आया। ये जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आ जाता है। उसके बाद ये मांडू से बुरहानपुर जाते हैं। बुरहानपुर किससे मिलने जाते हैं? तो ये किससे मिलने जाते हैं? शहजादा परवेज से मिलने ये बुरहानपुर जाते हैं। उसके बाद और जो जहांगीर का पुत्र होता है, कौन? जहांगीर का पुत्र कौन होता है? खुसरो। जहांगीर का पुत्र होता है खुसरो। ये इसकी हत्या कर देता है। कहाँ पर? बुरहानपुर किले में ही या बुरहानपुर में ही जो खुसरो होता है, खुसरो की हत्या कर देता है। कौन? जहांगीर कर देता है। आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शाहजहाँ के बारे में। किसके बारे में? शाहजहाँ के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सा शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ के टाइम पे विदेशी यात्री कौन आता है? विदेशी यात्री आता है आपका टैरवेनियर। ठीक है, ये आता है और ये दो बार बुरहानपुर की यात्रा करता है। कितनी बार? 2 बार ये बुरहानपुर की यात्रा करता है। आपको याद रखना है। अब जो शाहजहाँ की पुत्री होती हैं, शाहजहाँ की पुत्री, इनका नाम क्या है? रोशन आरा। क्या? रोशन आरा जो शाहजहाँ की पुत्री होती हैं, ये इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म कहाँ पर होता है? इनका जन्म बुरहानपुर में होता है। कहाँ पर होता है? बुरहानपुर में होता है। और बुरहानपुर में ही 1631 में जो मुमताज़ रहती हैं, मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो कब्र है, इनकी कब्र ताप्ती नदी के किनारे बना दी जाती है। कहाँ पर? ताप्ती नदी के किनारे इनकी कब्र बना दी जाती है, या इनकी शव को दफना दिया जाता है। इसके बाद इनके शव को, इसके बाद इनकी कब्र को कहाँ भेज दिया जाता है? इसके बाद इनकी कब्र को आगरा भेज दिया जाता है। आगरा में कहाँ पर? ताजमहल। कहाँ पर? ताजमहल। और किसके संरक्षण में भेजा जाता है? तो आपको याद रखना है, शाह शुजा जो रहे हैं, शहजादा शाह शुजा, उनके संरक्षण में इनकी जो कब्र है उसको ट्रांसफ़र या स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ से? बुरहानपुर से। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि जो आपकी मुमताज़ थी, मुमताज़ बेगम थी, किसकी? शाहजहाँ की, इनकी प्रारंभिक कब्र कहाँ थी? तो आप बता सकते हैं इनकी प्रारंभिक कब्र थी आपकी बुरहानपुर में। कहाँ थी? बुरहानपुर में थी। ठीक है, और इसके बाद इनकी कब्र कहाँ स्थानांतरित हुई? तो आप सभी जानते हैं, ताजमहल आगरा में। किसके संरक्षण में हुई? तो जो शहजादा शुजा थे उनके संरक्षण में ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सा औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में हम पढ़े तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब का सेनापति था दोस्त मोहम्मद खां। कौन? दोस्त मोहम्मद खां सेनापति था, जो बाद में भोपाल रियासत की स्थापना करता है। भोपाल रियासत की स्थापना करता है दोस्त मोहम्मद खां, जो आपके औरंगजेब का सेनापति था। आपको याद रखना है। औरंगजेब के टाइम पीरियड की बात करें तो औरंगजेब का टाइम पीरियड था 1658 से, कब से? 1658 से 1707 ईस्वी। 1658 से 1707 ईस्वी था। आपको याद रखना है। अब जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब का विद्रोह कौन करता है? तो बुंदेला शासक कौन हुए आपके? महाराजा छत्रपाल। कौन? महाराजा छत्रसाल। कौन? महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल जो थे, छत्रसाल बुंदेला शासक थे। इन्होंने औरंगजेब के साथ विद्रोह किया, औरंगजेब का इन्होंने विरोध किया। आपको याद रखना है। और जो
सिंपल सी बात ये हो रही है, जो बुंदेला विद्रोह होता है, बुंदेला विद्रोह, उसका नेतृत्व कौन करता है, औरंगजेब के खिलाफ कौन लड़ाई करता है। तो जो हमारे महाराजा छत्रसाल थे, ये युद्ध करते हैं आपके औरंगजेब के साथ, या जो बुंदेला विद्रोह होता है उसका नेतृत्व ये करते हैं, आपको याद रखना है। और जो ये आक्रमण होता है, ठीक है, ये होता है जो आक्रमण, इसके बाद ये क्या करता है, जो औरंगजेब है, औरंगजेब जो गौड़ राज्य था, गौड़ राज्य है, ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी, देवगढ़। इस युद्ध के बाद जो औरंगजेब है, ये औरंगजेब जो देवगढ़ राजधानी थी, किसकी, गौड़ राज्य की देवगढ़ राजधानी थी, उसका नाम बदल कर क्या कर देता है, इस्लामगढ़ कर देता है। क्या, इस्लामगढ़ नाम ही कर देता है। अब इसकी जानकारी, या औरंगजेब क्या करता है, बुंदेला विद्रोह के बाद जो गौड़ राज्य की राजधानी देवगढ़ रहती है उस पर ये आक्रमण करता है और देवगढ़ का नाम बदल कर ये इस्लामगढ़ कर देता है। अब इस आक्रमण की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मासिर ए आलमगिरी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना साकी मुस्तैद खान ने की। किसने, साकी मुस्तैद खान ने आपकी मासिर आलमगिरी की रचना की, जिससे हमें देवगढ़ की आक्रमण की जानकारी मिलती है। किसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम के हमें जानकारी मिलती है, आपको याद रखना है। अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सा तोमर वंश के बारे में। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा आज का, तो दूसरा टॉपिक है आज का हमारा तोमर वंश। क्या है, तोमर वंश। तोमर वंश, अगर हम तोमर वंश की पृष्ठभूमि देखें, तो तोमर वंश की पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो जो इंद्रप्रस्थ थे, इंद्रप्रस्थ की मरम्मत कराकर इंद्रप्रस्थ नगर की मरम्मत कराकर कौन कराता है, आपके जो कौन कराता है, अनंगपाल, जो किस वंश के शासक थे, तोमर वंश के शासक थे। ये यानी इंद्रप्रस्थ की मरम्मत कराकर अनंगपाल तोमर वंशी शासक था, ये दिल्ली की स्थापना करता है, यानी दिल्ली की स्थापना कौन करता है, तो अनंगपाल करता है, आपको याद रखना है। इसके अदर फैक्ट हम देखें, दिल्ली शहर में मुस्लिम शासन के पश्चात जो आपका तोमर वंश है, तोमर वंश की टोटल 3 शाखाएं हो जाती हैं। कितनी, टोटल 3 शाखाएं हो जाती हैं। तो जो पहली शाखा है ये पाटन शाखा हुई, कौन सी, पाटन शाखा हुई, कहाँ पर, गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में। दूसरी जो शाखा हुई ये हुई रोहिलखंड शाखा, कौन सी, रोहिलखंड शाखा, और कहाँ पर, आपके उत्तराखंड में हुई, कहाँ पर, उत्तराखंड में। तीसरी जो शाखा हुई, तीसरी शाखा ग्वालियर मुरैना शाखा हुई, कौन सी, ग्वालियर मुरैना शाखा हुई, कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश में। हमें इसी शाखा के बारे में पढ़ना है क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में तोमर वंश। तो मध्य प्रदेश में अगर हम तोमर वंशी शासकों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, तो कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, सबसे पहले आपको याद रखना वीर सिंह देव हुए, कौन, वीर सिंह देव हुए। दूसरे उद्दरण देव हुए, कौन, उद्दरण देव। तीसरे बीरम देव हुए। चौथे आपके गणपति देव हुए। पाँचवें डूरंगर देव हुए और छठवें कीर्ति सिंह हुए। इसके बाद आपके कल्याणमल होते हैं और लास्ट में मान सिंह होते हैं और इसके बाद विक्रमजीत सिंह तोमर होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं वीर सिंह जी के बारे में। किसके, वीर सिंह देव जो तोमर हुए इनके बारे में हम थोड़ी से फैक्ट देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में शासन करते हैं, यानी जो ग्वालियर मुरैना शाखा रही है तोमर वंश की, उसकी स्थापना की थी किसने, वीर सिंह देव तोमर ने। किसने की थी, वीर सिंह देव तोमर ने ग्वालियर मुरैना शाखा की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और इन्होंने जो चतुर्भुज मंदिर है, इसके अलावा कौन सा, जीत महल,
जीत महल और इसके अलावा जीत स्तंभ, क्या जीत स्तंभ, इन सब के का निर्माण करवाते हैं कौन, आपके वीर सिंह बुंदेला। और ये सब कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है ये सब ग्वालियर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, ग्वालियर में स्थित हैं, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं मान सिंह तोमर के बारे में, जिनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा। तोमर वंश में क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा किससे, मान सिंह तोमर जी के बारे में, मान सिंह तोमर जी के बारे में बनते हैं। तो नहरों का निर्माण करवाती हैं, ये सबसे पहला फैक्ट। तो नहरों का निर्माण कौन करवाता है, तो नहरों का निर्माण आपके मान सिंह तोमर करवाते हैं, आपको याद रखना है। और मान की तुलना, जो मान कौतूहल है, मान कौतूहल की रचना करते हैं ये। अब जो मान कौतूहल है ये क्या है, एक संगीत ग्रंथ है, जिसकी रचना कौन करते हैं, मान सिंह तोमर जी करते हैं। कौन करते हैं, मान सिंह तोमर जी करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो मान कौतूहल है इसका फारसी अनुवाद होता है, क्या होता है, इसका फारसी अनुवाद किस नाम से होता है, तो आपको याद रखना है राग दर्पण के नाम से। किस नाम से, राग दर्पण के नाम से मान कौतूहल जो संगीत ग्रंथ है जिसकी रचना मान सिंह तोमर ने की, उसका फारसी अनुवाद राग दर्पण के नाम से होता है, आपको याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त ये जो गुजरी महल है ग्वालियर में, कहाँ पर, ग्वालियर में गुजरी महल है। और जो बादलगढ़ महल है, कौन सा, बादलगढ़ महल है, इन दोनों का निर्माण करवाते हैं ये कौन, मान सिंह तोमर करवाते हैं। अब जो गुजरी महल है, गुजरी महल एक किसके, जो इनकी प्रेयसी थी गुजरी, मान सिंह तोमर की प्रेमिका प्रेयसी थी आपकी गुजरी, उनके लिए इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। और एक उपन्यास जो मृगनयनी उपन्यास है, मृगनयनी उपन्यास, तो जो मृगनयनी उपन्यास है उसमें गुजरी को मृगनयनी बताया है। ठीक है, क्या बताया है, मृगनयनी बताया। अब इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना की है वृंदावन लाल वर्मा ने, वृंदावन लाल वर्मा ने इसकी रचना की, वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी उपन्यास की रचना की। जो गुजरी थी आपकी प्रेयसी किसकी, मान सिंह तोमर जी की, उनका नाम था इसमें मृगनयनी, आपको याद रखना है। इनके नाम पर, मान सिंह तोमर के नाम पर मान सिंह विश्वविद्यालय है, कहाँ पर, मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय इनके नाम पर खोला गया है, कहाँ पर, ग्वालियर में। कहाँ पर, ग्वालियर में, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में एक प्रसिद्ध सामंत थे या मंत्री थे, उनका नाम क्या था, प्रसिद्ध सामंत या जो मंत्री थे इनके, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था, आपको याद रखना है, खेमचंद। क्या नाम था इनका, खेमचंद्र उनका नाम था। इसके अतिरिक्त इनके दरबारी कौन कौन थे, तो इनके दरबारी थे मित्र मिश्र। कौन थे, मित्र मिश्र इनके दरबारी थे, जिन्होंने किसका निर्माण करवा की, जिन्होंने मित्रोदय ग्रंथ जो था उसकी रचना की। मित्रोदय की रचना किसने की, तो मित्र मिश्र ने की, आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में कौन था, तो इसके अतिरिक्त इनके दरबार में थे शिरोमणि मिश्र। कौन थे, शिरोमणि मिश्र। इसके अतिरिक्त थे हरिनाथ मिश्र, यानी जितने मिश्र थे वो सब मान सिंह तोमर के दरबारी थे, आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हैं ये मान सिंह मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कहाँ पर, आपके ग्वालियर में। तो आई होप दोस्तों जो आज की क्लास थी मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हमने मुगल काल को और जो तोमर वंशीय शासक हुए हमारे मध्य प्रदेश में, उन सबको बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। डिटेल से हम उतनी गहराई में नहीं गए हैं, डिटेल से मतलब जितने हमारे मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सब को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा। तो आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको कोई PDF काम नहीं आएगी, तब आपको किसी के लेक्चर काम नहीं आएंगे, और आप इतने बड़े लेक्चर को नहीं देख पाएंगे।
इसलिए आप अपने नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को यानी क्लास को लाइक कर दीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में जो हमारी मध्य प्रदेश की मध्यकालीन इतिहास की तीसरी क्लास होगी और जहां तक हो सकेगा हम कल कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश में जो गढ़ शासक रहे हैं उनके बारे में यानी गढ़मंडला के बारे में और बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासत, ये 3 रियासत रही हैं, हो जाएगा तो हम कल ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बेफिक्र होकर पढ़ाई करिए। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान श्री एकेडमी के द्वारा किया जाएगा, इसीलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है, बस फ्री माइंड से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।